दोस्तों महिला पर्यवेक्षक परीक्षा जो 16 मार्च को है, जिनका जिनका सेकेंड शिफ्ट में, उन सभी के लिए दोस्तों मैं एक कंप्लीट सीरीज 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ। इन क्वेश्चन को दोस्तों आप तुरंत रट लीजिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि संभावित क्वेश्चन ही हैं सेकेंड शिफ्ट के लिए। तो जितने भी लोग सेकेंड शिफ्ट में है जिनका एग्ज़ाम 16 मार्च को, तो वो टोटल 100 क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। बहुत आपके लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। और सिर्फ 16 मार्च नहीं, बल्कि आगे के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन विशेषकर 16 मार्च वालों को और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिनका सेकेंड शिफ्ट में है। ऐसा नहीं है, देखने के लिए फर्स्ट शिफ्ट वाले भी देख सकते हैं, लेकिन सेकेंड शिफ्ट को मैं जोर दे के कहूँगा कि वो लोग तो ज़रूर ही देखें और आगामी जिनकी परीक्षा है वो भी देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है, धात्री माताओं की परंपरा का मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। स्तनपान को बढ़ावा देना, असहाय बच्चों की देखभाल, मातृत्व अवकाश प्रदान करना, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? बिल्कुल, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्तनपान को बढ़ावा देना। जो धात्री माताएं होती हैं तो इनका मुख्य उद्देश्य ही है स्तनपान को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल चलाई गई है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। इनका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा पोषण अभियान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा भारतीय कानून माताओं को 6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव प्रदान करता है। तो यहाँ पे कुछ अधिनियम दिए गए हैं। तो किस अधिनियम के तहत जो है तो 6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव प्रदान करता है। तो मातृत्व लाभ अधिनियम 2017, श्रमिक कल्याण अधिनियम 2018, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, स्वास्थ्य सुरक्षा अधिनियम 2019। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो देख लीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। नेक्स्ट है, धात्री माताओं से संबंधित किस नीति के तहत शिशु को कुपोषण से बचाने की व्यवस्था की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समेकित बाल विकास सेवा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम हर शिफ्ट के लिए इसी तरह से संभावित क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे, और जिसमें से आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर आप एग्ज़ाम देने से पहले एक बार हमारे वीडियो देख लिए हैं तो। और जो पुरानी वीडियो हैं, क्योंकि हमने पूरा सिलेबस ही इसको MCQ बना के और अपने YouTube चैनल में अपलोड कर दिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको भी एक बार देख लें। अगर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम उन सब की लिंक दे देंगे, ठीक है। और दोस्तों अगर किसी भी क्वेश्चन के आंसर में या किसी भी ऑप्शन में आपको डाउट है या किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में स्तनपान को समर्थन देने के लिए कौन सा सरकारी कार्यक्रम लागू किया गया है। तो ये दोस्तों लागू किया गया है पोषण अभियान। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2018। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को फोलिक एसिड की आवश्यकता क्यों होती है। जैसे आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पढ़ते हुए आए हैं कि फोलिक एसिड चाहिए। फोलिक एसिड गर्भावस्था के दौरान या गर्भवती महिला के लिए फोलिक एसिड ज़रूरी है, लेकिन क्यों ज़रूरी है, इसका कारण क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बच्चे के न्यूरल ट्यूब दोषों को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों में से जितने भी लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, नो डाउट आप बहुत सारे चैनल को देखते होंगे, और मैं यही कहूँगा आपसे कि आप जिस भी चैनल के वीडियो को देखें, अगर आप शुरुआत से देख रहे हैं तो उसको फिर कंप्लीट करके देखें, चाहे आप हमारे वीडियो देखें या किसी और के, ठीक है। क्योंकि आधी अधूरी जानकारी दोस्तों बहुत ख़तरनाक होती है, इसीलिए आप लोग कंप्लीट वीडियो देखिएगा जिसकी भी देखिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली योजना कौन सी है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है?
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट लेने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों खून की कमी और हड्डियों की मजबूती के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान पहली बार भ्रूण की धड़कन कब सुनी जा सकती है? तो यहाँ ऑप्शन है 4 सप्ताह, 6 सप्ताह, 8 सप्ताह या 12 सप्ताह। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या आपको पता है इसका आंसर? अगर पता है तो कमेंट करिएगा, नहीं पता है तो देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 सप्ताह। अब मान लीजिए कि आपके ऑप्शन में रेंज दे दिया गया है कि जैसे 4 से 5 सप्ताह, 6 से 8 सप्ताह, 10 से 12 सप्ताह, तो फिर आपको वहाँ 6 को टारगेट करना है कि कम से कम 6 सप्ताह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं के लिए संतुलित आहार में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं होता? प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन सी या कैफीन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कैफीन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप होने पर कौन सा विकार विकसित हो सकता है? जो हाइपरटेंशन होता है गर्भावस्था के दौरान, इससे कौन सा विकार विकसित हो सकता है? तो ये हो सकता है दोस्तों प्रीक्लेम्सिया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, गर्भवती महिला के लिए WHO द्वारा सुझाई गई न्यूनतम एंटीनाटल चेकअप, जिसको शॉर्ट में ANC कहते हैं, की संख्या कितनी होनी चाहिए? मतलब जो WHO द्वारा ANC की जांच कराई जाती है वो कितनी बार होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए दोस्तों 4 बार। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, गर्भवती महिला को प्रेगनेंसी के दौरान मधुमेह होने का खतरा क्यों रहता है? जो डायबिटीज होती है, गेस्टेशनल डायबिटीज जिसको कहते हैं, तो ये खतरा क्यों रहता है गर्भवती महिला को प्रेगनेंसी के दौरान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्मोनल बदलावों के कारण। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हार्मोन्स चेंज होते हैं ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को किस प्रकार के व्यायाम करने की सलाह दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हल्की एरोबिक्स और योग। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, गर्भावस्था में पहली बार भ्रूण की हलचल कब महसूस होती है? अभी भ्रूण की धड़कन की बात हो रही थी, अब हलचल की बात हो रही है। तो जो इसमें हलचल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16 से 20 सप्ताह। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान प्रसव के संकेतों में कौन सा लक्षण शामिल नहीं है? अब देखिए, गर्भावस्था के दौरान जो प्रसव का सिग्नल है उसमें कौन सा लक्षण शामिल नहीं है? क्वेश्चन जब आप ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों तभी आपको समझ में आएगा। ऑप्शन है गर्भाशय संकुचन, रक्तस्राव, वजन बढ़ना या एमनियोटिक फ्लूइड का रिसाव। तो इसका राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अगर आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इसमें क्या टिक करेंगे? आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों वजन बढ़ना। वजन बढ़ना शामिल नहीं है। कब नहीं है शामिल? प्रसव के दौरान शामिल नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है ना कि गर्भावस्था के दौरान प्रसव के संकेतों में, ठीक है, तो प्रसव के संकेतों में वजन जो है तो शामिल नहीं है। ये शामिल कब होता है? गर्भावस्था में शामिल होता है। प्रसव के दौरान इसका वजन से कोई लेना देना नहीं है। ये जो लक्षण दिख रहे हैं ये गर्भाशय संकुचन, रक्तस्राव और एमनियोटिक फ्लूइड रिसाव ये शामिल है, बाकी वजन बढ़ना ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, गर्भवती महिलाओं को किस पोषक तत्व की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? विटामिन के, जिंक, फोलिक एसिड या आयोडीन? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? फोलिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक उल्टी की स्थिति को क्या कहते हैं? मॉर्निंग सिकनेस, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम, जेस्टेशनल डायबिटीज या प्रीक्लेम्सिया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, गर्भावस्था में किन महिलाओं को उच्च जोखिम गर्भावस्था की श्रेणी में रखा जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। इस ऑप्शन के हिसाब से क्या सही होना चाहिए? आप हमको वीडियो पॉज करके कमेंट करके बताइएगा अगर आप लगा सकते हैं तो। यहाँ पे ऑप्शन है कि जिनकी उम्र 35 वर्ष से अधिक हो,
जिन्हें मधुमेह या उच्च रक्तचाप हो, जिनका पिछला प्रसव जटिल रहा हो, या उपरोक्त में से सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान अतिरिक्त कितनी कैलोरी प्रतिदिन लेनी चाहिए? तो ये लेनी चाहिए 300 से 400 कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रण रहने से होने वाली समस्या क्या कहते हैं? जो शुगर लेवल है अगर वो अनियंत्रित है, आउट ऑफ कंट्रोल है, तो इससे कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है गर्भावस्था के दौरान? तो ये हो सकती है दोस्तों जेस्टेशनल डायबिटीज़, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य क्या होता है? भ्रूण को बाहरी झटकों से बचाना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान लाइनिया निग्रा क्या होता है? दोस्तों क्या आप ये क्वेश्चन इसके पहले किसी भी वीडियो में या किसी के भी चैनल में ये क्वेश्चन पाए थे क्या? अगर पाए रहे होंगे तो कमेंट करिएगा, और अगर आप पाए थे तो आपको इसका आंसर भी पता होगा, और अगर नहीं पाए थे तो देख लीजिए कि जो गर्भावस्था के दौरान लाइनिया निग्रा है, तो ये लाइनिया निग्रा क्या होता है? पेट पर पड़ने वाली गहरी काली रेखा को लाइनिया निग्रा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, गर्भावस्था में प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य है भ्रूण के ऊतकों और अंगों का निर्माण करना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान हार्मोनल दबाव के कारण महिलाओं को कौन सी त्वचा समस्या हो सकती है? तो ये हो सकती है एक्ने और मेलाज्मा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान आयोडीन की कमी से भ्रूण में कौन सा विकार हो सकता है? ये हो सकता है दोस्तों मानसिक मंदता। जो आयोडीन की कमी है, तो आयोडीन की कमी के कारण मानसिक मंदता हो सकता है भ्रूण में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान अतिरिक्त वजन बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है ऑप्शन नंबर बी, भ्रूण, एमनियोटिक फ्लूइड और प्लेसेंटा का वजन बढ़ना, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यहाँ पे हम आपको सिर्फ राइट आंसर ही पढ़ के सुना रहे हैं, बाकी आपको पूरा अगर पढ़ना है तो वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। और अगर किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी ऑप्शन में कोई डाउट हो तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, है ना, क्योंकि टाइम आप लोगों के पास भी कम बचा है और हमारे पास भी कम है, क्योंकि अभी ये होली की छुट्टी हो गई थी, जिसके कारण से हम आप लोगों को वीडियो नहीं उपलब्ध करा पाए। लेकिन अब हम हर शिफ्ट के लिए अलग अलग क्वेश्चन आपके लिए अपलोड करेंगे वीडियो, तो उसको आप कंटिन्यू देखते जाइएगा। बस वीडियो आप कंप्लीट देखिए और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करिए, ताकि आपकी वजह से और किसी का भी भला हो जाए। और अगर आप पहली बार आए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके रखें, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नेक्स्ट है, गर्भवती महिला को प्रसव से पहले कौन सा टीका लगाया जाता है? तो गर्भवती महिला को प्रसव से पहले टेटनस का टीका लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, गर्भवती महिलाओं में पाचन समस्याएं क्यों होती है? तो ये होती है गर्भावस्था के दौरान हार्मोनल बदलाव के कारण पाचन समस्याएं होती हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान सबसे आम संक्रमण कौन सा होता है? जो जनरल लेवल का संक्रमण है वो क्या होता है गर्भावस्था के दौरान? वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, UTI जिसको शॉर्ट में कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को अतिरिक्त आयरन की आवश्यकता क्यों होती है? ये होती है रक्त निर्माण और एनीमिया से बचाव के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, गर्भवती महिला को कौन सा योगासन करने की सलाह दी जाती है? शीर्षासन, वृक्षासन, भुजंगासन या ताड़ासन? अब बताइए, क्या आपको इसका आंसर पता है? अगर आपको पता है तो वीडियो पॉज करिए पहले, फिर कमेंट करिए इसका आंसर, इसके बाद फिर आगे देखिएगा। और अगर नहीं पता है तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ताड़ासन। ठीक है, अब ताड़ासन क्या होता है दोस्तों, आप लोग हमको बताइएगा कमेंट करके, अगर आप बता पाते हैं तो, और नहीं बता पाते हैं तो बताइए, फिर भी आप हमको कमेंट करिएगा कि नहीं पता, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में निम्नलिखित में से किस प्रकार का दर्द सामान्य होता है? सिर दर्द, पेट में हल्का खिंचाव और पीठ दर्द, दिल का दौरा या छाती में अत्यधिक जलन?
इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ये है ऑप्शन नंबर बी, पेट में हल्का खिंचाव और पीठ दर्द, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, गर्भावस्था में निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक बदलाव नहीं होता? हार्मोनल परिवर्तन, त्वचा का रंग गहरा होना, बालों का झड़ना, आँखों की रोशनी स्थायी रूप से कम होना। तो कौन सा इसमें शारीरिक बदलाव शामिल नहीं है? तो वो है आँखों की रोशनी स्थायी रूप से कम होना। बाकी परिवर्तन होता है और आँखों की रोशनी में भी थोड़ा सा इफेक्ट होता है दोस्तों, लेकिन वो अस्थायी होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि स्थायी रूप से कम हो जाना, तो ऐसा नहीं है, स्थायी रूप से कम नहीं होता है। हाँ, टेम्परेरी टाइम के लिए थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन परमानेंट नहीं होता। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ये शारीरिक बदलाव नहीं होता। नेक्स्ट है, टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? संक्रमण और बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ये कब किया गया था दोस्तों? 1985 में, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आप हमको लास्ट में कमेंट करिएगा कि आपके टोटल कितने नंबर सही हुए मेरे वीडियो देखकर, ठीक है, और कितने गलत हुए कितने सही हुए, ये हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, नवजात शिशुओं को जन्म के समय कौन से टीके दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं दोस्तों BCG, हेपेटाइटिस बी और OPV, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, BCG टीका मुख्य रूप से किस बीमारी की रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दोस्तों तपेदिक, TB, ट्यूबरक्लोसिस जिसको कहते हैं, TB की बीमारी की रोकथाम के लिए BCG का टीका दिया जाता है। नेक्स्ट है, DPT वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव करती है? तो ये करती है डिप्थीरिया, परटूसिस और टेटनस से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OPV मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है? निष्क्रिय, जीवित छींड़, रिकॉम्बिनेंट या सिंथेटिक? अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? तो इसका राइट आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, और नहीं पता तो देख लीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है जीवित छींड़, लाइव एटेन्यूटेड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, रोटा वायरस वैक्सीन किस संक्रमण से बचाने के लिए दी जाती है? जो रोटा वायरस वैक्सीन है तो किस संक्रमण से बचाने के लिए दी जाती है? ये दी जाती है दोस्तों डायरिया से बचाने के लिए, ठीक है। डायरिया के अंतर्गत क्या क्या, जैसे ये उल्टी दस्त वगैरह आता है ना, ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कब दी जाती है? 24 घंटे के भीतर, 6 महीने की उम्र में, 1 साल की उम्र में या 5 साल की उम्र में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जन्म के 24 घंटे के भीतर हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन दी जाती है। नेक्स्ट है, पल्स पोलियो अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1995 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, टीकों को प्रभावी बनाए रखने के लिए किस तापमान पर संग्रहित किया जाता है? जो टीके की वैक्सीन होती है तो इनको प्रभावी रूप से बनाए रखने के लिए इनके टेम्परेचर को सेट किया जाता है। तो कितने टेम्परेचर में इसको रखा जाता है? तो ये रखा जाता है दोस्तों 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन किस बीमारी से बचाव करती है? तो ये करती है दोस्तों गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन का लेवल आप बताइएगा कि किस लेवल के मेरे क्वेश्चन हैं, और हमने सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही आपके लिए लेकर आए हैं, इसलिए आप हमको और बता सकते हैं कि अगर आपको और हाई लेवल का चाहिए तो मैं और हाई लेवल का क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ सकता हूं, ठीक है। लेकिन अभी तो फ़िलहाल आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और इसमें से टोटल देखिए कि आपके टोटल कितने नंबर सही हो रहे हैं। बस ईमानदारी से बताइएगा दोस्तों, फेंकिएगा मत कि मेरा इतना आया मेरा इतना आया। ईमानदारी, अगर आप अपने साथ धोखा करेंगे तो फिर आप खुद ही धोखा खा जाएंगे, इसलिए आप अपने साथ ईमानदार रहिए। नेक्स्ट है, प्लेसेंटा के माध्यम से माँ से भ्रूण को कौन सा प्राकृतिक टीकाकरण प्राप्त होता है? सक्रिय टीकाकरण,
निष्क्रिय टीकाकरण, स्वाभाविक प्रतिरक्षा या कृत्रिम प्रतिरक्षा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निष्क्रिय टीकाकरण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है? जो आईपीवी है, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, तो किस प्रकार की वैक्सीन है? ये है निष्क्रिय, इनएक्टिवेटेड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, लाइफ कोर्स वैक्सीनेशन का क्या अर्थ है? तो लाइफ कोर्स वैक्सीनेशन का अर्थ है पूरे जीवन काल में आवश्यक टीकाकरण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बच्चों को दिए जाने वाले पेंटावेलेंट वैक्सीन में कितने रोगों से बचाव होता है? तो ये होता है दोस्तों 5 रोगों से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? जो एनआरएचएम है, तो किस वर्ष शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था दोस्तों 12 अप्रैल 2005 को, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनआरएचएम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनआरएचएम के तहत आशा कार्यकर्ता की भूमिका क्या है? जो आशा कार्यकर्ता होती है, इसकी भूमिका क्या होती है? इसकी भूमिका है ग्रामीण समुदायों में स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने का कार्य, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एनआरएचएम के अंतर्गत किस कार्यक्रम को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुधारने के लिए शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जननी सुरक्षा योजना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, एनआरएचएम के तहत किस स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सब सेंटर बनाए गए? तृतीयक स्तर, प्राथमिक स्तर, द्वितीयक स्तर या केवल जिला स्तर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक स्तर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एनआरएचएम के तहत नर्स प्रैक्टिशनर इन मिडवाइफरी की भूमिका क्या है? एनपीएम जिसका फुल फॉर्म होता है, नर्स प्रैक्टिशनर इन मिडवाइफरी की भूमिका क्या है? इसकी भूमिका है महिलाओं की प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल में सहायता करना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनआरएचएम के तहत रोगी कल्याण समिति आरकेएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों की सेवाओं की निगरानी और सुधार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एनआरएचएम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए कौन सा वित्त पोषण मॉडल अपनाया गया है? बीमा आधारित मॉडल, सार्वजनिक निजी भागीदारी, प्रत्यक्ष सरकारी अनुदान या कोई वित्तीय सहायता नहीं? इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रत्यक्ष सरकारी अनुदान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एनआरएचएम के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किस उद्देश्य से बनाए गए? तो ये बनाए गए दोस्तों जिला स्तर पर उच्च चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए। अब देखिए, इसमें से कुछ लोगों को डाउट हो सकता है कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है तो इसका राइट आंसर तो प्राथमिक होना चाहिए, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे रीज़न जो है, जो 3 अन्य विकल्प दिए गए हैं ना, कि प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए, केवल शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए, केवल निजी अस्पतालों को बढ़ावा देने के लिए, तो ये जो आंसर है, ये जो ऑप्शन है, तो ये रॉन्ग क्यों है? इनका बगल में हमने डिस्क्रिप्शन लिख दिया है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है? और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक। नेक्स्ट है, मिशन फ्लेक्सिबिलिटी की अवधारणा एनआरएचएम में किस उद्देश्य से शामिल की गई थी? तो ये शामिल की गई थी ऑप्शन नंबर ए, राज्यों को अपने अनुसार योजनाएं बनाने की स्वतंत्रता देने के लिए। नेक्स्ट है, एनआरएचएम के तहत ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? ये शुरू की गई दोस्तों जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एनआरएचएम में रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ RMNCH+A इसका फुल फॉर्म है, यहाँ पे देख लीजिए, हो सकता है आपके एग्जाम में इसका फुल फॉर्म ही पूछ दे। इसका फुल फॉर्म होता है रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ। रणनीति का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इसका मुख्य उद्देश्य है शिशु और मातृ मृत्यु दर कम करना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICDS कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ICDS के तहत सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी है? जिला स्तर, उप स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत स्तर या आंगनबाड़ी केंद्र? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? बिल्कुल सही आपने इसका राइट आंसर सोचा है, ऑप्शन नंबर डी, आंगनबाड़ी केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICDS के तहत कार्यरत प्रमुख कर्मचारी कौन होते हैं? डॉक्टर, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या नर्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ICDS के तहत कितने प्रमुख घटक होते हैं? 3, 5, 6 या 8? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6। और ये 6 कौन कौन से प्रमुख घटक हैं यहाँ आप देख सकते हैं कि ICDS के तहत कौन कौन से कार्य होते हैं। पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, बच्चों का प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, और छठा है संदर्भ सेवाएं, रेफरल सर्विसेज। दोस्तों अगर किसी भी ऑप्शन में या किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप हमको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICDS के तहत सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कुपोषण से प्रभावित बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ICDS के अंतर्गत पोषण पुनर्वास केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है गंभीर कुपोषित बच्चों का इलाज करना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ICDS योजना के अंतर्गत कौन सा मंत्रालय कार्यरत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ICDS के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में भोजन वितरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कुपोषण को कम करना और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICDS योजना के तहत कौन सा प्रमुख कार्यक्रम बच्चों और गर्भवती महिलाओं को आयरन और फोलिक एसिड की खुराक प्रदान करता है? तो ये करता है दोस्तों राष्ट्रीय एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल व्यय कितना निर्धारित किया गया था? 1960 करोड़, 2340 करोड़, 2069 करोड़ या 4200 करोड़? तो दोस्तों जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल व्यय निर्धारित किया गया था वो है 2069 करोड़, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आपको एग्ज़ाम में हो सकता है कि थोड़ा सा आपको एक आध अंक का ऊपर नीचे मिले, हो सकता है आपको 2068 भी ऑप्शन में मिल सकता है, लेकिन अगर 2068 रहेगा तो फिर 2069 नहीं रहेगा, है ना। दो में से अगर कोई भी ऑप्शन में आपके एग्ज़ाम में रहता है 2068 या 2069, तो आप दो में से दोनों तो रहेगा ही, नहीं रहेगा तो एक ही रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें एक का डिफरेंस आ सकता है संभवतः। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत की कुल राष्ट्रीय आय में कितनी प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई थी? अब देखिए, अब इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और इसी तरह से आपको तैयारी करनी है। पंचवर्षीय योजना तो सबको ही पढ़ रहे हैं, लेकिन पंचवर्षीय योजना पढ़ने का जो एक तरीका है, उसको समझने के एक तरीका है, वो तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है हमारा, है ना। तो आप अगर आपको हमारा ये तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें भी सपोर्ट करें, मोटिवेट करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छा से अच्छा कंटेंट ला पाएँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3.6%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत कौन सी प्रमुख सिंचाई परियोजना शुरू की गई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन है भाखड़ा नंगल बांध, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी निगम या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही ये भाखड़ा नंगल बांध, हीराकुंड बांध और दामोदर घाटी निगम को शुरू किया गया था, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हो सकता है जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आपके एग्ज़ाम के जो ऑप्शन रहेंगे क्वेश्चन में, तो हो सकता है कि यहाँ पे 3 में से कोई एक ऑप्शन दिया रहे, बाकी ऑप्शन गलत रहे। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ना,
तो इसमें 3 सिंचाई परियोजना को शुरू किया गया था, भाखड़ा नंगल बांध, हीराकुंड बांध और दामोदर घाटी निगम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का आकलन किस वर्ष किया गया था? तो जाहिर सी बात है कि जब ख़त्म होगा तभी किया जाएगा। तो 1951 से 1956 तक जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा, तो इसकी जो सफलता का आकलन है जो 1956 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना को किस संस्था ने स्वीकृति दी थी? ये दी थी दोस्तों योजना आयोग ने, क्योंकि उस समय योजना आयोग ही पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम को निर्धारित करती थी। वो तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद फिर नीति आयोग आया था, लेकिन प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है तो यहाँ पे योजना आयोग ही एक संस्था थी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति दी थी, इसलिए इसका राइट आंसर योजना आयोग हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1952 में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख आर्थिक उद्देश्य क्या था? प्रमुख आर्थिक उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय मतलब जीडीपी में वृद्धि लक्ष्य को कितने प्रतिशत रखा गया था? ये रखा गया था दोस्तों 2.1%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था? भारतीय प्रबंधन संस्थान IIMM, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT, नीति आयोग या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अगर आप दे सकते हैं तो वीडियो पॉज करके इसका राइट आंसर पहले कमेंट करिए, इसके बाद फिर आगे की वीडियो देखिए। अगर आप नहीं जान पाते हैं तो फिर देख लीजिए, तो फिर वीडियो पॉज करने की ज़रूरत नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। ऑप्शन नंबर बी IIT। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किस योजना के माध्यम से ग्रामीण विकास पर ध्यान दिया गया था? तो ये दिया गया था दोस्तों सामुदायिक विकास योजना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत कितने लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के अंतर्गत लाया गया था? ये लाया गया था दोस्तों 50 लाख हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत भारत सरकार ने कौन सा नया कृषि सुधार लागू किया था? तो सुधार किया था भूमि सुधार नीति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किन उद्योगों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? ये दी गई थी दोस्तों भारी और मूलभूत उद्योग। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका कैसी थी? सीमित, महत्वपूर्ण, नगण्य या केवल कृषि तक सीमित? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी महत्वपूर्ण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निर्धारित कुल व्यय कितना था? 4800 करोड़, 5200 करोड़, 6000 करोड़ या 8000 करोड़? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4800 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सी प्रमुख इस्पात परियोजनाएं स्थापित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र की वृद्धि के लिए किस नीति को अपनाया गया था? तो इसको अपनाया गया था दोस्तों समाजवादी आर्थिक नीति। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो रोजगार के नए अवसर पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर क्या थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर क्या थी? ये थी 3.2%। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यान्वयन किस योजना आयोग के उपाध्यक्ष के कार्यकाल में हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों महालनोबिस, है ना, जिनके मॉडल को अपना के और द्वितीय पंचवर्षीय योजना को शुरू किया गया था।
तो वही जो है तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे। ऑप्शन नंबर बी महालनोबिस। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था कृषि क्षेत्र की उपेक्षा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत किस योजना को प्रारंभ किया गया था? ये किया गया था दोस्तों सहकारी आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत की कुल राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि दर्ज की गई थी? ये की गई थी दोस्तों 4.27%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य योगदान क्या था? ये था बुनियादी ढांचे और भारी उद्योगों का विकास। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना को लागू करने के लिए किस योजना आयोग के अध्यक्ष ने मार्गदर्शन दिया था? तो ये दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने कौन से आर्थिक सिद्धांत को अपनाया? तो ये अपनाया दोस्तों आयात प्रतिस्थापन नीति। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुल बजट का कितना प्रतिशत औद्योगिकरण पर खर्च किया गया? ऑप्शन तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24%। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किस संस्थान की स्थापना वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने के लिए की गई थी? इसरो, आईआईटी, डीआरडीओ या कृषि अनुसंधान परिषद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किस प्रकार की आर्थिक समस्या उत्पन्न हुई? ये उत्पन्न हुई दोस्तों भुगतान संतुलन संकट। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर में आपको ऑप्शन ये भी मिल सकता है कि मुद्रास्फीति में गिरावट। तो बिल्कुल ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हैं ये सभी प्रॉब्लम थी, लेकिन सभी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। इसलिए इसका जो मेन ऑप्शन है यहाँ पे कि भुगतान संतुलन संकट में। भाई भुगतान संतुलन संकट में आपका तभी जाएगा जब मुद्रास्फीति में गिरावट होगी, राजकोषीय अधिशेष में कमी होगी, निर्यात में वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, तो ये सभी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ना, इन सब का एक दूसरे से इंटर रिलेशन है। इसलिए इसका राइट आंसर हो गया है भुगतान संतुलन संकट। ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इस तरह से आपने टोटल 100 क्वेश्चन देखे हमारे। और थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारी ये वीडियो कंप्लीट देखने के लिए हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इसी लेवल के और आगामी परीक्षा के लिए वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप टोटल कितने नंबर के सही किए हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके तो ज़रूर ही रखें। तो चलिए आज के लिए बस इतना है और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।